दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे नाज़ीवाद की, जो जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और किस प्रकार से अपनी स्थिति को पूरी तरह चरम कर दिया था। हम देखते हैं कि जर्मनी संसद में अग्नि अध्यादेश पारित करता है और फिर धीरे धीरे वो एक आदेश लेकर के आता है जिसे इनेबल एक्ट कहा जाता है। और इस एक्ट के तहत वो नागरिक के सारे अधिकारों का दमन कर देता है और पूरी तरीके से तानाशाही करने लगता है और धीरे धीरे अपने प्रांतों को बढ़ाने लगता है। और उसी सिलसिले में हमने कहा था कि आगे चल करके एक पुनर्निर्माण होगा और उसी पुनर्निर्माण की आज चर्चा करेंगे। साथियों, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था हेल्मर दाब्स शाक, ये नाम था। यूँ कहें, ये जो हेल्मर शाक्स थे जिन्हें अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इन्होंने सरकारी पैसे जो भी चलाए जाने थे उसके लिए शाक्त ने सबसे पहले एक कार्यक्रम चलाया और वो कार्यक्रम था रोजगार संवर्धन कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम था? रोजगार संवर्धन कार्यक्रम। यानी कि अर्थशास्त्र, जो भी आर्थिक उस समय सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में इनको बिठाया गया नाज़ी पार्टी में और कहा गया तुम्हें अर्थव्यवस्था की देखरेख करनी है। और ये उसी के तहत, क्योंकि वो नारा देता था हिटलर कि मैं सभी को रोजगार दूंगा और उसी के तहत हेल्मर शाक्स ने ये कार्यक्रम चलाया। कौन सा? रोजगार संवर्धन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया। यानी कि 100% रोजगार, 100% रोजगार और 100% उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन भी। ये दावा किया गया कि इसके तहत हम इतना कर सकते हैं। और फिर मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फैक्स वैगन, 2 परियोजनाएं चलाई गई। कौन सी? जर्मन सुपर हाईवे, जर्मन सुपर हाईवे पहली परियोजना। और दूसरी परियोजना चलाई गई कार फॉक्स वैगन। ये 2 परियोजनाएं चलाई गई, जर्मन सुपर हाईवे और कार फॉक्स वैगन। ये परियोजनाएं चलाई गई और इस परियोजना के तहत इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया, यानी कि रोजगार संवर्धन कार्यक्रम। और हम देखते हैं आगे चल करके ये विदेश नीति में जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल करने लगता है हिटलर। और आगे चल करके 1933 के दौरान, कब? 1933 के दौरान ये लीग ऑफ नेशन से छुटकारा पाना चाहता है। यानी कि हिटलर 1933 के दौरान जो लीग ऑफ नेशंस के सदस्य था, लीग ऑफ नेशंस का 1933 में सदस्य था, ये उससे छुटकारा ले लेता है। यानी कि लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता रद्द करा लेता है, इससे अपने मेंबरशिप हटा लेता है। और फिर 1936 के दौरान ये नाज़ी पार्टी के तहत ही राइनलैंड पर कब्जा कर लेता है।
यानी कि कहाँ पर कब्जा कर लेता है? राइनलैंड पर, राइनलैंड। यानी कि हम देखते हैं कि ये हिटलर 1936 के दौरान लगभग 3 सालों बाद ये राइनलैंड पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटाना। जो आर्थिक स्थिति थी उसको मजबूत करने के लिए ये इसने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों से संसाधन जुटाने के लिए उन पर कब्जा करना चाहता है। और हम देखते हैं कि 1936 के दौरान ये एक नारा देता है, एक जन एक साम्राज्य। क्या नारा देता है? एक जन एक साम्राज्य और एक नेता। ये नारा देता है एक जन एक साम्राज्य, एक साम्राज्य और एक नेता। नाज़ी पार्टी का ये जो नारा था काफ़ी प्रसिद्ध नारा बना और इसी नारे के तहत हिटलर काफ़ी नीतियों को लागू करता है। यानी कि एक पार्टी होनी चाहिए, सिर्फ एक पार्टी होनी चाहिए, एक नेता होना चाहिए और एक ही साम्राज्य होना चाहिए। और इसी के तहत हिटलर क्या करता है? ऑस्ट्रिया, हम देखते हैं ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। यानी कि कब्जा करके ऑस्ट्रेलिया को, जो कि जर्मनी, अगर ये जर्मनी है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होती है, कौन? ऑस्ट्रेलिया। और इस ऑस्ट्रेलिया को अपने साम्राज्य में मिला लेता है और फिर ऑस्ट्रेलिया को अपने साम्राज्य में मिलाता है, फिर पोलैंड पर हमला कर देता है, पोलैंड। और जैसे ही पोलैंड पर हमला करता है, समझ लीजिए इसके लिए काफ़ी दुर्भावना, एक तरीके से इसका नुकसान होता है, क्योंकि इधर से इंग्लैंड भी युद्ध चालू कर देता है और इंग्लैंड और फ्रांस दोनों मिलकर के इस पर अटैक करते हैं, जर्मनी पर। और ये ऑस्ट्रेलिया को अपने में मिला चुका था, पोलैंड पर हमला कर चुका था। हम देखते हैं ये इधर चेकोस्लोवाकिया जो कि यहाँ पर होता है चेकोस्लोवाकिया, और चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लेता है, यानी कि उस पर भी हमला कर देता है। और चेकोस्लोवाकिया का एक क्षेत्र होता है जो कि काफ़ी फेमस क्षेत्र होता है, उसका नाम होता है सुडेनटनलैंड। क्या नाम होता है? सुडेनटनलैंड। सबसे पहले तो ये सुडेनटनलैंड पर हमला करता है, कौन? जर्मनी। और फिर सुडेनटनलैंड पर कब्जा करता है और इसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी, पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी अपने में मिला लेता है, यानी कि कब्जा कर लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर कब्जा किया जाए, उनके संसाधनों को मिलाया जाए, जिससे अपना आर्थिक जो समस्या है उसको पूरा किया जाए। और फिर क्योंकि एक इसका रीजन था जो पूरे देश में, पूरे यूरोप में ये फेमस था कि जर्मनी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, सबसे पहले वर्साय संधि के द्वारा। ये सारी दुनिया जानती थी कि वर्साय संधि के द्वारा जर्मनी के साथ अन्याय हुआ, काफ़ी ज़्यादा जुर्माना थोपा गया। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ देश जो कि इसका खामोशी से साथ देते रहे, और उनमें से एक था इंग्लैंड। पहले तो कुछ नहीं बोला और ये धीरे धीरे चेकोस्लोवाकिया को मिला लिया, ये अपनी खामोशी जताता रहा और साथ देता रहा। और फिर हम देखते हैं कि घरेलू और विदेशी मोर्चों में धीरे धीरे इसको कामयाबी मिलनी स्टार्ट हो जाती, और ये कामयाब होने लगता है
और फिर लोगों को लगता है, जो जर्मनी के लोग होते हैं वो उनको लगता है कि शायद अब नियति पलटने वाली है, यानी कि हमारा भविष्य पलटने वाला है, अब सब कुछ अच्छा होगा, यानी कि अब हमारे पास आर्थिक संसाधन होंगे, क्योंकि हिटलर का नारा था एक जन एक साम्राज्य और एक नेता। हिटलर यही नहीं रुका, शाक्त ने हालांकि आदेश दिया। शाक्त ने कहा, ये जो शाक्त थे कौन, अर्थशास्त्री, इन्होंने कहा कि पैसा जो सरकारी पैसा है इसको सेना में ज़्यादा खर्च ना किया जाए, सेना में ज़्यादा खर्च ना किया जाए, हथियारों पर ज़्यादा खर्च ना लगाया जाए। लेकिन जर्मनी का जो नाज़ी वर्ग था, नाज़ी पार्टी, जो हिटलर का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी इस पार्टी के खिलाफ बोलेगा, जो भी उसकी एहतियत नहीं बरतेगा, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। और यही हुआ शाक्त के साथ। शाक्त को अपने पद से हटा दिया गया, अर्थशास्त्री के पद से हटा दिया गया, और हिटलर ने मेन उद्देश्य सिर्फ एक चुना कि जो आर्थिक स्थिति, जो हमारी समस्या है, इससे बचने के लिए मात्र एक उद्देश्य चुना, और वो था एक विकल्प, युद्ध। इस विकल्प को चुनते हुए हिटलर काफ़ी देशों में युद्ध करता है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करने के लिए। और हम देखते हैं कि 1939 में पूरी तरह से पोलैंड पर कब्जा कर लेता है। 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ, 1940 में, कब, 1940 में जर्मनी, इटली और जापान, इनके खिलाफ त्रिगुटीय युद्ध चालू होता है। और फिर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जापान काफ़ी साथ देता है हिटलर का, क्योंकि वो जानता था इसके साथ समर्थन, कहने का मतलब इसके साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्भावना हुई है, और इसीलिए ये एक संधि पारित कराते हैं। कौन? जर्मनी, हिटलर एक संधि पारित करता है जिसमें जर्मनी, इटली, जापान का सहयोग रहता है। और फिर हम देखते हैं कि 1940 के अंत तक हिटलर काफ़ी ताकतवर बन जाता है, यानी कि उसकी शक्ति समझ लीजिए शिखर पर थी। वो हर तरीके से, चाहे वो हथियार के मामले में हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो या रोजगार की स्थिति में हो, वो संसाधन जुटाने में अपनी कामयाबी तक पहुंच रहा था। अब हिटलर का ध्यान इन देशों को छोड़ करके यूरोप की ओर जाने लगा। किसकी ओर? यूरोप की ओर। और जब हम देखते हैं कि हिटलर जो ही यूरोप की ओर बढ़ता है, कहां पर? यूरोप की ओर। हिटलर बढ़ता है जर्मनी से कहां की ओर? पूर्वी यूरोप की ओर। हालांकि इसके कई देश ये अपने में मिला चुका था, और ये बढ़ता है पूर्वी यूरोप की ओर। और शायद सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती हिटलर कर बैठता है। ये सोवियत को अपने राज्य में मिलाना चाहता है, और ये इसलिए 1939 में सोवियत संघ पर अटैक कर देता है। किसके ऊपर? सोवियत संघ के ऊपर। पूर्वी यूरोप पर इसका ध्यान जाते ही ये सोवियत संघ पर अटैक कर देता है, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरा प्रश्न था हिटलर का। और इस पर अटैक करते हुए, सोवियत संघ पर अटैक करते हुए, ये क्या करती है सोवियत की सेनाएं? इधर सोवियत था पूर्वी यूरोप में, और इधर था कौन? इंग्लैंड। इधर इधर इंग्लैंड इसके ऊपर जर्मनी पर अटैक कर रहा था। तो जर्मनी की जो, इंग्लैंड की जो वायु सेनाएं थी, वायु सैनिक, उसका मुकाबला इधर हो रहा था पूरब की ओर, और इधर पश्चिम की ओर यूरोपीय सैनिक थी, यानी कि सोवियत संघ थी। हम देखते हैं कि जर्मनी की अधिकांश सेना
को सोवियत संघ पराजित कर देती है, नाकों चने चबवा देती है, यानी कि घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और वो पराजित होते होते इतना पराजित होते हैं, धीरे धीरे पीछे हटते हटते लगभग बर्लिन तक चले आते हैं। जर्मनी सेना जो थी वो बर्लिन तक पीछे लौट आती और ये पीछा करते हुए बर्लिन तक चले आते हैं। और ये सोवियत संघ के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोच्च दर्जा था, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि इसकी ऊंचाइयां सोवियत संघ की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी थी, हौसला बढ़ चुका था। और फिर हम देखते हैं कि इधर सोवियत संघ पर अटैक करता है और इधर हिटलर, इधर था इंग्लैंड, दोनों तरफ से हमला होता है और जर्मन। और उधर 1941 के दौरान की ये बात है। फिर हम देखते हैं कि युद्ध लगातार एक तरीके से जर्मनी फंसता जा रहा था, लेकिन इस दौरान जो अमेरिका होता है, अमेरिका इस युद्ध में बचता रहता है। अमेरिका सोचता है मैं युद्ध से बचता रहूं, क्योंकि अमेरिका पहले विश्व युद्ध में आर्थिक संकट से गुजर चुका था। वो नहीं चाहता था कि मैं आर्थिक संकट से और ज़्यादा गुजरूं, दूसरे युद्ध में मैं साथ दूं। लेकिन बचता कहाँ तक, अमेरिका को भी इसमें भाग लेना पड़ा, क्योंकि रीजन ये था उधर जापान जो कि हिटलर की मदद कर रहा था। कौन? जापान हिटलर की मदद कर रहा था। और जापान की कहने का मतलब जापान भी शक्तिशाली होता जा रहा था। उधर जापान शक्तिशाली होता जा रहा था। जापान को हराने के लिए जापान ने क्या काम किया कि इसी युद्ध के दौरान जापान ने जो अमेरिका के नौसैनिक बेड़े थे उन पर हमला कर दिया। और उन पर हमला कर दिया, तब अमेरिका को इस युद्ध में कूदना पड़ा, ना चाहते हुए भी कूदना पड़ा। हम देखते हैं फ्रेंच इंडो चाइना पर जब कब्जा हो जाता है, कब्जा कर लिया जाता है प्रशांत महासागर के अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने थे, उन पर जापान पूरी तरीके से हमला कर देता है। और पर्ल हार्बर नामक एक जगह होती है अमेरिका की, जिस पर जापान पूरी तरीके से अटैक कर देता है, जिससे अमेरिका को ना चाहते हुए भी युद्ध में कूदना पड़ता है। और फिर ये युद्ध लंबा चलता है और चलता रहता है। और फिर एक दिन अमेरिका जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर, नागासाकी और हिरोशिमा नामक शहर पर बम गिरा देता है। और जैसे ही बमबारी होती है जापान के ऊपर, और फिर जापान का आत्मसमर्पण होता है। इस प्रकार से और उधर हिटलर भी पराजित हो जाता है। हिटलर की पराजय और जापान पर बमबारी होना, जापान के दो शहरों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देना, इसके बाद जाकर के युद्ध पर पूर्ण विराम लग पाता है। तो ये जो संक्षिप्त कहानी थी द्वितीय विश्व युद्ध की, ये कहीं न कहीं हेमलेट के नासी वर्ग, जो नासी जुल्म थे, नासी जुल्म, उनको बताता है। और ये दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की जो अपराध बोध कहानी है उसको बयां करता है। हम आगे चलेंगे, नासियों का विश्व के प्रति जो दृष्टिकोण था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले सेशन में। और फिर हम बताएंगे कि कैसे जिप्सियों का, कैसे हिटलर का जो मौत का सिलसिला था किस प्रकार से चला था, कैसे सर्वनाश किया गया था एक वर्ग का। और फिर हम बताएंगे नासी जर्मनी जो युवा थे उनकी क्या स्थिति थी। ये सारी चीज़ें हम आने वाले सेशन में देखेंगे। उसमें मातृत्व का क्या रोल था, औरतों का क्या योगदान था, आम जनता और मानवता के खिलाफ जो अपराध थे वो क्या थे। इन सारी विषयों की विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले सेशन में। तो साथियों,
इंतज़ार रहेगा और आप यूं ही हमारे सेशन को लगातार बने रहें और ये जानकारी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अगले सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।